अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ अक्स पार्ट 5। दानिश दरवाजे की तरफ देख रहा था। माँ बाप बाहर निकल गए तो उसने गर्दन झटकी और बड़बड़ाहट के अंदाज में बोला, मेरी तज़ीन कह रही है कि मुझे घर वापस चलना है, तो फिर भला मेरे यहाँ रुकने का क्या जवाज़ है। ये कहकर इसने प्यार भरी निगाहों से पलटकर तज़ीन को देखा तो एकदम से इसके पूरे बदन को शदीद झटका लगा। इसकी आंखें खौफ से फैल गई और आहिस्ता आहिस्ता बदन पर कपकपी सी तारी होने लगी, क्योंकि तज़ीन इस वक्त खौफनाक ढांचे की शक्ल में नज़र आ रही थी। लिबास वही था, अंदाज वही थे, लेकिन भयानक चेहरा निगाहों के सामने था। दानिश मसहरी के नीचे कूदकर बोला, तज़ीन तुम फिर उसी शक्ल में मैं क्या करूं सरताज। तज़ीन मिनमिनाती आवाज़ में बोली, जैसी हूँ आपकी हूँ तज़ीन। नहीं तज़ीन, तुम्हें खुदा का वास्ता तुम उसी शक्ल में आ जाओ जिसमें थोड़ी देर पहले थी। मुझसे तुम्हारा ये भयानक रूप देखा नहीं जाता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आप पर ज़िंदगी निछावर कर दूंगी सरताज। आप मुझे मेरी असल शक्ल में कबूल कर लें। ये कहकर तज़ीन ने अपने सूखे हुए दोनों हाथ फैलाए तो दानिश ने दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। इसके हलक से बचाओ बचाओ की आवाज़ें निकल रही थी और वो बेतहाशा दरवाजे से बाहर निकलकर अस्पताल की राहदारी में दौड़ने लगा था। इस वक्त डॉक्टर फराज मिर्ज़ा इख्तियार बेग और ताहिरा जहां के साथ उसी तरफ आ रहा था। वार्ड बॉय और नर्सें चीख पुकार पर अपनी अपनी जगह से बाहर आ गई। डॉक्टर फराज ने फटी फटी आंखों से सामने देखा। दानिश का रुख उसी जानिब था, क्योंकि यहीं से बाहर जाने का रास्ता था। डॉक्टर फराज एकदम संभल गया। देखा, मैंने कहा था ना आपसे। ठहरिए, मैं उससे रोकने का इंतज़ाम करता हूँ। डॉक्टर फराज ने कुछ लोगों को आवाज़ें दी और अस्पताल में खासी भगदड़ मच गई, लेकिन वो लोग दानिश को पकड़ नहीं सके। दानिश ने एक ऊंची राहदारी की दीवार अबूर की और नीचे दालान में कूद गया। फिर यहाँ से वो गेट की तरफ जाने की बजाय अस्पताल की दीवार की तरफ बढ़ा। एक दरख्त पर वो बंदर की तरह ऊपर चढ़ा और दीवार की दूसरी जानिब कूद गया। बाहर का इलाका खुला हुआ था, चुनांचा अब इसके हाथ आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। डॉक्टर फराज भरपूर तावन कर रहा था। उसने इख्तियार बेग से कहा, आप मेरे साथ तशरीफ़ लाइए। आप मैडम कमरे में जाइए, मिस्टर दानिश थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप कमरे में आराम करें। जाओ, कमरे में जाओ, वहाँ तज़ीन होगी। इससे पूछो अचानक दानिश पर दौरा क्यों पड़ गया। कई दिन से तो वो बिल्कुल ठीक था, मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने ताहिरा जहां से कहा। तज़ीन का नाम सुनकर इनके चेहरे पर नफ़रत फैल गई थी, लेकिन कुछ कहे बगैर वो कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खुला तो तज़ीन पर निगाह पड़ी, जो बड़े पुरसुकून से बैठी हुई थी। मुबारक हो बहू बेगम। उसकी हालत फिर बिगड़ गई। उन्होंने तंज़िया लहजे में कहा। जी हाँ, तज़ीन ने हिचकिचाते हुए कहा। कौन सा छू मंतर करती हो कि मिनटों में ठीक हो जाता है और वो मिनटों में ही पागल। छू मंतर, वो क्या होता है मामा। तज़ीन ने बड़ी मासूमियत से कहा। अल्लाह रे तुम्हारी मासूमियत। बस एक बात बता दो प्यारी बहू, आगे और क्या करने के इरादे है। ताहिरा जहां के लहजे में तंज कूट कर भरा हुआ था। दानिश चले गए, अब बस मैं घर ही जाऊंगी। पता नहीं वो कहाँ गए हैं। एकदम से उठे और चीखते चिल्लाते हुए बाहर भाग गए। तज़ीन बदस्तूर इसी मासूमियत से बोली। ताहिरा जहां बेगम ने सर पकड़ लिया। मैं इन इरादों के बारे में पूछ रही हूँ, बस ये मालूम करना चाहती हूँ कि हमारी मुश्किल का वक्त कितना और है। कब तक हमारे सर पर मुसल्लत रहोगी और कब हमारा और हमारे बेटे का पीछा छोड़ोगी। मामा, मुझे कहाँ जाना है, मैं आपका पीछा क्यों छोड़ूंगी। तुम्हें खुदा का वास्ता तज़ीन, शादी से पहले तो मेरा बेटा हीरा था, हीरा। जब से तुम इसके सर पड़ी हो वो दीवाना हो गया है। अरे दीवानगी तो इसकी यही थी कि उसने माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर तुमसे शादी कर ली। तुम्हारा ना कोई आगे है ना पीछे। कुछ पूछूं तो किससे पूछूं। आपकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती मामा। मैं चलती हूँ, ड्राइवर सज्जाद के साथ जा रही हूँ। और ये कैसे पता चलेगा तुम्हारे मियाँ कहाँ गए। ताहिरा जहां ने कहा।
लेकिन तज़ीन ने इनकी बात का जवाब नहीं दिया और पर्स उठाया और दरवाजे की जानिब बढ़ गई। चंद लम्हात में उसने ताहिरा जहां को बड़ी मासूमियत से जवाब दिए थे, लेकिन जब वो दरवाजे से बाहर निकल रही थी उस वक्त उसके होठों पर एक सफाक सी मुस्कुराहट फैल गई थी। ताहिरा जहां की निगाहें इस वक्त इस पर नहीं थी, इसलिए उन्होंने वो सफाक मुस्कुराहट नहीं देखी। अलबत्ता जैसे ही तज़ीन बाहर निकली, भारी बदन की एक उम्र रसीदा खातून कमरे में दाखिल हो गई। माफ़ करना ताहिरा जहां बेगम, बगैर इजाज़त अंदर घुस आई हूँ, मगर मैंने तुम्हें देख लिया था, फासले पर थी, घर वापस जा रही थी कि तुम पर निगाह पड़ गई और दिल मचल गया। ड्राइवर से कहा कि वो बाहर जाए, गाड़ी में बैठे इंतज़ार करे, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ऐ खैर तो है, क्या तुम हस्पताल में दाखिल हो? भारी बदन की खातून ने एक साथ कई बातें कर डाली। ताहिरा जहां ने गौर से उन्हें देखा। एक लम्हे के लिए चेहरे पर रौनक का आसार पैदा हुआ, लेकिन गालिबन किसी मसलहत के तहत उन्होंने चेहरे के तासुरात बदल लिए। इन दिनों वो जिन हालात का शिकार थी, इनमें बड़ी तन्हाई और बेबसी का एहसास नुमाया था। रिश्तेदारों को तो न जाने कब से छोड़ा हुआ था। इनके गुरूर ने इन्हें कभी किसी के करीब नहीं होने दिया था, लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ थी। ये खातून जो अंदर आई थी, इनके रिश्ते की खाला थी। अच्छे खाते पीते लोग थे, लेकिन मिर्ज़ा इख्तियार बेग के अशर अशीर भी नहीं थे, इसलिए ताहिरा जहां इन्हें कभी अहमियत नहीं देती थी। लेकिन इस वक्त इनको वो अच्छी तरह याद आ गई। उम्र रसीदा खातून के बढ़कर ताहिरा जहां के पास पहुंची और बोली, ताहिरा, ये मत कह देना कि मैं आपको पहचानती नहीं बेटी, मैं दीदार हूँ, दीदार। कैसी बातें कर रही हैं आप दीदार खाला? आइए बैठिए, खैरियत है? यहाँ अस्पताल में कैसे? वो एक बड़ी करीबी दोस्त बहुत अरसे से बीमार थी, कोई हादसा हो गया था इनके साथ, जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया, यहीं अस्पताल में दाखिल है, देखने आई थी उन्हें। दूर से तुम लोगों को देखा, इख्तियार बेग डॉक्टर के साथ कहीं गए थे, तुम इस कमरे में दाखिल हुई तो दिल मचल उठा। मैंने सोचा सलाम दुआ कर लूँ, अगर चेहरा भी भूल गई हो तो याद दिला दूँ। आइए बैठिए, बराए करम तंज़िया बातें ना कीजिए, रिश्ते नाते कहीं भूलने की चीज़ होते हैं भला? ताहिरा जहां ने कहा, और फिर शायद खुद ही उन्हें अपने अल्फाज पर शर्मिंदगी हुई, चूँकि भूलने की वो माहिर थी। दीदार खाला बैठ गई। तुम्हारी तबीयत कैसी है बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? और अभी जो ये लड़की बाहर निकली थी मुस्कुराती हुई, ये कौन थी? मुस्कुराती हुई? ताहिरा जहां को ये अल्फाज बहुत अजीब लगे। और कब अजीब सी मुस्कुराहट थी उसकी? मैं तो दंग रह गई। पता नहीं क्या सोचकर मुस्कुरा रही थी। ताहिरा जहां बेगम दीदार खाला के अल्फाज में खोकर रह गई। इतनी परेशानी के आलम में भी क्या तज़ीन मुस्कुराती है? हो सकता है दीदार खाला को गलतफहमी हुई हो। बहरहाल उन्होंने कहा, बहू है मेरी, दानिश की दुल्हन है। हाँ दीदार खाला, ताहिरा बेगम का दिल चाह रहा था कि किसी से दिल की बात कहकर जी हल्का करे, मगर ऐसा कोई नज़र नहीं आता था। दीदार खाला गनीमत महसूस हुई तो उन्होंने अपना रवैया बेहद नरम कर लिया। दीदार खाला कहने लगी, माफ़ी चाहती हूँ ताहिरा बेटी, तुमने तो हमें इकलौते बेटे की शादी में भी नहीं बुलाया। सबको यही शिकायत रही कि ताहिरा ने इतनी शानदार शादी की, मगर ख़ानदान वालों को नहीं पूछा। बस दीदार खाला, वो जो कहते हैं ना कि इंसान को कहीं ना कहीं अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, पर पता नहीं क्यों तकदीर ने मेरा साथ नहीं दिया। दानिश ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और बहू ने मेरे बेटे को पागल कर दिया है। दीदार खाला एकदम उछल पड़ी। हाँ, वो यहाँ अस्पताल में दाखिल था। जिस दिन से शादी हुई है उसी दिन से दिमाग अदम तवाज़ुन का शिकार हो गया। मजबूरी की हालत में इसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। हम लोग थोड़ी देर पहले आए थे, बहू पहले से मौजूद थी और उस पर दौरा पड़ा तो कमरे से बाहर निकल भागा है। मिर्ज़ा साहब और अस्पताल के बड़े डॉक्टर उसकी तलाश में गए हैं। अल्लाह तौबा, अल्लाह रहम करे, अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखे। मगर शौहर पर दिमागी दौरा पड़ा हुआ है और बहू मुस्कुराती हुई बाहर आ गई।
मुझे एक बात तो बताओ, क्या ये मुस्कुराहट कुदरती थी या फिर वो तुम्हारी तकलीफ पर मुस्कुरा रही थी? मुझे माफ़ करना, बिल्कुल अंदर की बात है, पूछनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या इसके और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा है? खाला परेशान बैठी हूँ, अभी क्या बताऊँ आपको और क्या ना बताऊँ। बेटा बस मुझे एक बात बता दो, मैं समझ रही हूँ जो जो कुछ तुमने बताया है। मुझे एक बात बता दो, बहू के और तुम्हारे दरमियान कोई इख्तलाफात है? और अगर इख्तलाफात है तो क्या इसकी वजह तुम्हारा बेटा है? इसकी वजह वो खुद है। जिस दिन से आई है पता नहीं क्या हुआ है दानिश को। आहिस्ता आहिस्ता दिमागी तवाज़ुन खोता चला जा रहा है। दौरे पड़ने लगे हैं, ना वो कुछ खाता है और ना ही तो वो कुछ बताती है। कौन है, कहाँ की रहने वाली है, माजी क्या है, कुछ नहीं पता। बस दीदार खाला एक चोर मेरे दिल में आकर बैठ गया है। ताहिरा जहाँ बेगम असल बात पर आ गई। चोर? हाँ दीदार खाला, मुझे तो वो कोई जादूगरनी मालूम होती है, तावीज़ गंडों वाली। यकीनी तौर पर इसने जादू करके दानिश पर काबू पाया है और अब ना जाने और क्या चाहती है। मैं क्या बताऊँ दीदार खाला, मैं क्या बताऊँ खाला आपको, मेरे दिल की क्या हालत है। मिर्ज़ा साहब अलग शदीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। अरे इकलौता बेटा, करोड़ों रुपए का कारोबार और उसका कोई वारिस नहीं। क्या बताएं हम दोनों आपको खाला। बेटा अस्पताल है, बाहर ड्राइवर मेरा इंतज़ार कर रहा है। अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझसे मिल लेना, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। मैंने दुनिया देखी है, क्या समझी। मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो और मेरा फ़ोन नंबर ले लो। मुझसे जब भी तुम्हें फुर्सत हो बात कर लेना। ठीक है दीदार खाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा के लिए आप मुझसे ज़रूर मिलिए। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, बड़े परेशान हैं हम लोग। अल्लाह तुम्हारी परेशानी को दूर कर दे। दोनों ने टेलीफ़ोन नंबरों का तबादला किया और इसके बाद दीदार खाला ताहिरा जहाँ बेगम से रुखसत ले गई। दूसरी तरफ डॉक्टर फराज के आदमी नाकाम होकर वापस आ गए थे। डॉक्टर फराज खुद भी पशेमान थे। कहने लगा, हमने मुकम्मल सिक्योरिटी रखी थी, लेकिन कुछ रोज़ से इनकी हालत काफ़ी बेहतर थी। ये भी हमारे तरीक़े इलाज का एक हिस्सा है कि मरीज़ के अंदर कुछ इफाक़ा महसूस करते हैं तो इसका एतमाद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल मिर्ज़ा साहब, ये हस्पताल है, हर वक्त आपके लिए हाजिर है। हम दुआ ही कर सकते हैं कि आपके साहबजादे ज़िंदा सलामत रहें और वापस घर पहुंच जाएं। अगर हमारी खिदमत की ज़रूरत महसूस करें तो फ़ौरन हमें टेलीफ़ोन करें। इस बार हमसे सिक्योरिटी की गलती नहीं होगी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने परेशानी के आलम में सर झटका और वापस अस्पताल के इस कमरे की जानिब चल पड़े। ताहिरा जहाँ को जहाँ छोड़ा था, ताहिरा जहाँ परेशान बैठी थी, दीदार खाला वापस जा चुकी थी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने कहा, अब वो कबूतर की तरह वापस पिंजरे में तो आने की कोशिश नहीं करेगा। चलो यहाँ से उठो। ये लोग घर वापस चल पड़े। ताहिरा जहाँ बेगम ने जानबूझकर दीदार खाला के बारे में कुछ नहीं बताया था। ड्राइवर महफूज के साथ वो कार में बैठकर घर वापस चल पड़े। सफ़ेद मर्सिडीज़ अब वहाँ नहीं थी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग कहने लगे, अब क्या किया जाए। देखे, मैं जाहिल हूँ, गवार हूँ, बेमकसद बेकार हूँ, लेकिन इन तमाम बातों के साथ साथ आप मेरा माँ होने का हक भी तस्लीम करें। आपकी इज़्ज़त के लिए मैं जान दे सकती हूँ, लेकिन मेरा घर लुट रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आप हालात मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं जो कर सकती हूँ करूँगी। मगर करेंगी क्या? मैंने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली है। मुझे तो यूँ लगता है कि तज़ीन किसी ख़ास मंसूबे के तहत यहाँ घुसी है। उसके दिल में कोई बुराई है। मैंने इससे सवाल किया था कि मुझे अपने बारे में कुछ बताए। अरे हमारी बहू है और हमें यही नहीं मालूम कि इसका ख़ानदान कौन सा है, कहाँ रहती थी। आपको पता है कि इस तरह की औरतें तावीज़ गंडों का सहारा लेकर पता नहीं क्या क्या कर डालती है। बस मैं यही देखूंगी कि मामला कहाँ से कहाँ तक है। आप अपना कारोबार देखें और मुझे अपना घर देखने दें। तो अब तज़ीन नहीं है या मैं नहीं, फांसी के फंदे तक ना पहुंचा दीजिएगा। आप अपनी अहमकाना कोशिशों की से कोई ऐसा अमल ना कर डालिएगा जिससे आप मुसीबत में आ जाए। मैं ज़िंदगी भर आपके साथ ताउन करता रहा हूँ, लेकिन अब इतना थक गया हूँ कि अगर आपने कोई गलत कदम उठा डाला तो शायद साथ ना दे पाऊँ। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए,
अगर तकदीर मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचाने पर तुली हुई है तो पहुंच जाऊंगी। गोया आप तज़ीन को कत्ल करने की कोशिश करेंगी। नहीं, मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहूँगी कि वो कौन है, कहाँ है इसकी वो दौलत जो इसके अब्बा जी छोड़ कर मर गए थे। हमारे सामने तो चांदी का एक छल्ला भी नहीं आया। चांदी के छल्ले पर गौर करेंगी अब आप? मैंने कहा ना मिर्ज़ा साहब, मुझे परेशान ना करें, बस मुझे आज़ाद छोड़ दे। छोड़ दिया, आज़ाद छोड़ दिया आपको। कार घर वापस पहुंच गई। सामने ही सफ़ेद मर्सिडीज़ खड़ी थी, जिसका मतलब है कि तज़ीन अस्पताल से सीधी घर में आई थी। आप अंदर चलिए, मैं अभी आ रही हूँ, ताहिरा जहाँ ने कहा, और उसके बाद उन्होंने दूर खड़े सज्जाद को इशारे से अपने पास बुलाया और सज्जाद इनके पास पहुंच गया। उन्होंने पूछा, अस्पताल से सीधी घर आई थी सज्जाद? जी बेगम साहिबा, मुझसे कहा था कि घर चलो, उस वक्त से घर में ही है। तुम्हें मेरी बात तो याद है ना? बिल्कुल याद है बेगम साहब, बिल्कुल याद है। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ख़ास बात हो तो आपको बताएं। इनाम मिलेगा, तज़ीन के बारे में मालूमात हासिल करो। मैं तुम सबके मुंह मोतियों से भर दूंगी। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, हम नमकवार हैं, नमक का हक अदा करेंगे। सज्जाद ने जवाब दिया और ताहिरा जहाँ बेगम अंदर आ गई। मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने इनसे कोई बात न की और अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गए। ताहिरा जहाँ बेगम बाहर आ गई थी। नाज़मा और रशीदा अब इनकी राजदार बन गई थी। उन्होंने दोनों को तलब किया और कहा कि अपना काम अधूरा ना छोड़े, ये मालूमात हासिल करे कि रातों को तज़ीन कहीं जाती तो नहीं है, कोई तावीज़ गंडों वाला काम तो नहीं करती, कोई छिल्ला तो नहीं करती। तुम लोग सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर का भी जायज़ा लिया करो कि कहीं कोई और कार्रवाई तो नहीं करती वो। ठीक है बेगम साहिबा, आज से हम रातों को छोटी बेगम के कमरे की निगरानी भी करेंगे। रात हो गई। तज़ीन ने शब ख्वाबी का लिबास पहना। थोड़ी देर तक वो कमरे में टहलती रही और उसके बाद बाहर निकल आई। जैसे ही वो बाहर निकली, काफ़ी फासले पर एक सुतून के पीछे इसे तहरीक महसूस हुई और वो चौंक कर रुक गई। उसकी निगाहें सुतून पर पड़ गई थी। सुतून खासा चौड़ा था, लेकिन इसके बावजूद वो इन दो औरतों को छुपा न सका, जो चंद ही लम्हों के बाद पहचान ली गई। नाज़मा और रशीदा थी और अजीब से मशकूक अंदाज में छुपी हुई थी। तज़ीन ने एक लम्हे तक गौर किया, फिर वो चोरों की तरह आगे बढ़ी और बैरूनी राहदारी से बाहर लॉन पर निकल आई। वो देख रही थी कि नाज़मा और रशीदा उसका पीछा कर रही है। इसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसका मतलब है कि वो दोनों इसकी निगरानी पर मामूर है। न जाने क्या सूझी उसे कि वो आगे बढ़कर बाग के इस वीरान गोशे की तरफ चल पड़ी, जहाँ बहुत से दरख्त लगे हुए थे और इस तरफ का माहौल हमेशा नीम तारीक रहता था और ये कोठी का सबसे खौफनाक हिस्सा था। वो आगे बढ़ती रही, फिर थोड़ी देर के बाद एक दरख्त के पास जाकर रुक गई। दरख्त के नज़दीक जाकर उसने चप्पलें उतारी और वो दरख्त पर चढ़ने लगी। फिर वो दरख्त पर काफ़ी बुलंदी पर चढ़ पहुंच गई और एक शाख पर बैठकर वहां से नौकरानियों का जायज़ा लेने लगी। नौकरानियाँ काफ़ी दूर रुक गई थी। लाजमी तौर पर उनकी हालत ख़राब हो गई थी। तज़ीन थोड़ी देर तक सोचती रही और इसके बाद उसने अचानक से दरख्त से नीचे छलांग लगा दी और उसके अंदर तब्दीलियां होने लगी और वो एक ढांचे की शक्ल में आ गई। लिबास पहना हुआ था उसने, लेकिन कुछ लम्हों के बाद उसने लिबास भी उतार दिया था। अब बस एक चमकदार इंसानी ढांचा नमूदार हो गया था। वो चंद लम्हे इंतज़ार करती रही। दोनों नौकरानियाँ कोई 50-60 गज के फासले पर एक दरख्त के तने के पीछे छुपी हुई ये सारी हरकतें इसकी देख रही थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से नीचे उतर आई। नीचे उतर कर उसने अपनी चप्पलें पहनी और अचानक ही उसने दिलखराश चीखों की आवाज़ें सुनी। नाज़मा और रशीदा चीखती हुई अंदर भागी थी और ज़रा सी देर में कोठी के मुख्तलिफ हिस्से रोशन होने लगे। वो दोनों की दोनों बर्क रफ्तारी से भाग रही थी। तज़ीन के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने एक जानिब रुख किया और एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां मुकम्मल तारीकी थी।
फिर एक दरवाजे से अंदर दाखिल होकर वो एक राहदारी में पहुंच चुकी थी और कुछ ही लम्हों के बाद अपने कमरे में दाखिल हो गई और बिस्तर पर दराज होकर आंखें बंद कर लीं। इसके कानों में मुलाजिमों की चीखों पुकार उभर रही थी और उसके होठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी, लेकिन कोई इस कमरे की जानिब नहीं आया। जो कुछ हो रहा था बाहर ही हो रहा था। वो काफ़ी देर तक इसी तरह लेटी रही। हंगामा आराई बहुत देर तक जारी रही। कई बार उसने अपने कमरे के आसपास कदमों की आवाज़ें भी सुनी। फिर उसे यूं भी लगा जैसे कोई अंदर झांक रहा हो, लेकिन वो इत्मीनान से नाइट बल्ब की रोशनी में करवट लिए आंखें बंद किए लेटी रही। रात के कोई 2:30 या 2:45 बजे का वक्त था जब वो अपनी जगह से उठी। उठने के बाद उसने दरवाजे की जानिब देखा और फिर उसकी मध्यम सरगोशी उभरी। दानिश, मेरी ज़िंदगी, मेरी रूह, मेरे सरताज, कहाँ हो? बहुत घूम फिर लिए, अब वापस आ जाओ। दानिश, क्या तुम वापस पहुँच गए? फिर चंद ही लम्हों के बाद दरवाज़ा खुला और दानिश जैसे नींद के आलम में चलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। सामने की जानिब रुख किए कदम कदम आगे बढ़ रहा था और तज़ीन मुस्कुरा रही थी। दानिश बिस्तर पर लेट गया और तज़ीन ने आगे बढ़कर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। फिर वो उसी अंदाज में मुस्कुराती हुई दानिश के पास आ बैठी। दानिश नीम घशी की सी कैफियत का शिकार था। तज़ीन ने इसके माथे पर हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी पेशानी सहलाने लगी। दानिश ने आंखें खोल दी। तज़ीन इस वक्त खूबसूरत लड़की के रूप में नज़र आ रही थी, बल्कि इसकी दिलकशी कुछ और बढ़ गई थी। माथे पर आने वाले बालों की लटें इसके दूध जैसे सफ़ेद रंग को और चमका रही थी और इसकी आँखों में जैसे सितारे जगमगा रहे थे। दानिश आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगा। फिर उसका दाहिना हाथ ऊपर उठा और उसने तज़ीन का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद उसके मुंह से मध्यम सी आवाज़ निकली, तज़ीन, तुम मुझे अपनी ज़िंदगी और अपनी रूह कहकर पुकारती हो। कितने प्यार से तुम मुझसे बात करती हो, लेकिन इसके बाद जब तुम अपना रूप बदलती हो मेरी जान निकल जाती है। तुम इस दही कैफियत का शिकार क्यों हो? मुझे कुछ तो बताओ तज़ीन, मुझे कुछ तो बताओ मेरी ज़िंदगी। दानिश, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। माफ़ करना, जो मैं कहूँगी वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। दानिश, तुमने मुझसे अपनी मर्ज़ी से शादी की है। मेरा ख्याल है तुम्हारी वालिदा साहिबा मुझे पसंद नहीं करती और यकीनी तौर पर उन्होंने तुम्हारे साथ कोई ऐसा अमल किया है कि तुम मुझे अचानक बदले हुए रूप में देखने लगते हो, और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हें खुद सोचना है कि तुम अपनी वालिदा का दिल मेरी तरफ से कैसे साफ़ कर सकते हैं। दानिश उठकर बैठ गया। वो हैरान निगाहों से तज़ीन को देख रहा था। यूँ लग रहा था जैसे वो तज़ीन की बातों पर गौर कर रहा हो और फिर उसके चेहरे के नक़ूश बदलने लगे। ये तो जुल्म है तज़ीन, खुद मेरी माँ मुझसे दुश्मनी कर रही है। ऐसा तो मैं नहीं होने दूँगा। देखो दानिश, उन्होंने तुम्हें दिमागी मरीज़ करार देकर हस्पताल इसलिए भिजवा दिया था कि तुम्हें मुझसे दूर रखा जाए, लेकिन मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। मैं तुमसे दूर कैसे रह सकती हूँ? नहीं तज़ीन, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। मैं देखूँगा कौन तुम्हें मुझसे जुदा करने की कोशिश करता है। तुम यूरोप नहीं जाओगे दानिश, ये भी ताहिरा जहाँ की साजिश है। वो हर कीमत पर तुम्हें मुझसे दूर कर देना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तज़ीन, मेरी ज़िंदगी, ऐसा नहीं होगा। तुम देखना मैं हालात को किस तरह बदल देता हूँ। थके थके से लग रहे हो, अब सो जाओ, तज़ीन ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा और दानिश ने इसका हाथ पकड़कर अपनी आंखों पर रख लिया। चंद ही लम्हों के बाद वो गहरी नींद में डूब गया था। तज़ीन इसे देखकर मुस्कुराई और इसके बाद खुद भी सोने के लिए लेट गई। दूसरी सुबह खूब हंगामा खेज थी। नाज़मा और रशीदा बुखार में फनक रही थी। घर के मुलाजिम बावर्ची खाने में जमा थे। चहमीगोइयाँ जारी थी। इन मुलाजिमों में दोनों ड्राइवर भी मौजूद थे और बातें कर रहे थे। महमूद ने कहा, यार तू जल्दी से नाश्ता पहुंचा दे। बेगम साहिबा ने अगर हमें देख लिया तो शामत आ जाएगी। वैसे ही रात को पता नहीं किस वक्त सोए हैं ये लोग। मगर यार हुआ क्या था? ये नाज़मा और रशीदा बक क्या रही थी? हम लोगों ने तो जब झाँक कर अंदर देखा बहू बेगम के कमरे में, तो वो गहरी नींद सो रही थी। अल्लाह ही बेहतर जानता है, इस घर में तो अच्छी खासी हंसी खुशी थी जब दानिश मियाँ मुल्क से बाहर थे।
जब से दानिश मियाँ विलायत से आए घर में पता नहीं क्या हो गया है। मैं तो समझता हूँ कि दानिश मियाँ विलायत ही से किसी चुड़ैल को अपने साथ लगा कर लाए हैं। वैसे यार, विलायत की चुड़ैलें क्या अलग शक्ल सूरत की होती है? मेरा मतलब है गोरी मेमो जैसी, या वहाँ भी चुड़ैलें अपने ही वतन की तरह होती है? किसी ने कहा और कह कहा लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर ताहिरा जहाँ की आवाज़ उभरी, कहाँ मर गए तुम लोग? नाश्ते का क्या हुआ? मुलाजिमों ने भगदड़ मच गई। शादों ने जल्दी जल्दी नाश्ते की ट्रॉली सजाई और नाश्ता लेकर कमरे की जानिब चल पड़ा। मेज़ पर मिर्ज़ा इख्तियार बेग और ताहिरा जहाँ बेगम बैठे हुए थे। कहाँ मर गया था तू शादो? ताहिरा जहाँ ने कहा। वो बेगम साहिबा, आज ज़रा जागने में देर हो गई। आधी रात के बाद तो सब सोने के लिए लेटे थे। वो दोनों कहाँ हैं, रशीदा और नाज़मा? पता नहीं साहिबा, पता नहीं साहब। चल नाश्ता लगा। शादू ने मेज़ पर नाश्ता सजाया तो मिर्ज़ा इख्तियार बेग बोले, दुल्हन का नाश्ता कमरे में पहुंचा दिया? नहीं साहब जी, बस अभी पहुंचाऊंगा। जाओ ज़रा कमरे का दरवाज़ा बजाओ और इनसे कहो कि मैं बुला रहा हूँ। जी साहब, शादो ने कहा, लेकिन तज़ीन के कमरे की तरफ जाते हुए शादो के कदम भी काँप रहे थे। ताहिरा जहाँ बेगम इंतज़ार करने लगी, लेकिन जब तज़ीन ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो ना सिर्फ ताहिरा जहाँ बल्कि मिर्ज़ा इख्तियार बेग भी एकदम उठकर खड़े हो गए थे। तज़ीन के साथ साथ दानिश भी था। साफ़ सुथरे लिबास में मलबूस, शेव बनी हुई, बाल खड़े हुए, बिल्कुल पुरसुकून नज़र आ रहा था। मिर्ज़ा इख्तियार बेग और ताहिरा जहाँ कुछ लम्हे तक तो सख्ते के आलम में रहे। फिर ताहिरा जहाँ एकदम दानिश की जानिब लपकी। दानिश, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। 1 मिनट मामा, 1 मिनट, वहीं आ रहा हूँ। दानिश ने दोनों हाथ सामने करके सर्द लहजे में कहा और ताहिरा जहाँ रुक गई। दानिश, तुम कब आ गए? तुम खैरियत से तो हो? या अल्लाह, तेरा शुक्र है। दानिश आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और बड़ी अपनाइयत से तज़ीन के कंधे पर हाथ रखे हुए था और फिर उसने इसके लिए कुर्सी खींची और ख़ुद भी कुर्सी खींचकर उसके बराबर बैठ गया। मिर्ज़ा इख्तियार बेग गहरी निगाहों से दोनों का जायज़ा ले रहे थे। ताहिरा जहाँ बेगम ने कहा, कब वापस आ गए थे बेटे? यहाँ तो तकरीबन सारी रात ही जागते हुए गुजरी है। परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं घर में। इस मौजू पर आपसे बात करना चाहता था मामा। मैं अब काफ़ी संजीदा हो गया हूँ। तबीयत कैसी है बेटे तुम्हारी अब? पहले ये बताओ। भाड़ में झोंकिए मेरी तबीयत को मामा। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। आप दोनों ही मुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर जो कुछ मेरे साथ हो रहा है मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ है। और पापा, मैं ये नहीं जानता कि आप मुझे घर से निकालना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसी बात है तो बराह करम मुझे ज़रा खुलकर बता दीजिएगा। क्या कह रहे हो तुम दानिश? तुम्हें घर से निकाल कर हम तन्हा ज़िंदा रहेंगे क्या? मिर्ज़ा इख्तियार बेग के बजाय ताहिरा जहाँ बोल पड़ी। तो फिर मेरी बीवी के साथ यहाँ इस घर में क्या सुलूक हो रहा है? आप मुझे इसका जवाब दे पहले। हैं, हम क्या सलूक कर रहे हैं? हम तो नहीं मामा, नहीं, कुछ हुआ है। आखिर आप लोगों ने मुझे अस्पताल क्यों भिजवाया था? बेटे, तुम्हारी तबीयत ख़राब थी और आपके ख्याल में मेरी ये तबीयत मेरी बीवी की वजह से ख़राब हुई है? दानिश ने बदस्तूर सर्द लहजे में कहा। ताहिरा जहाँ शौहर की सूरत देखने लगी, फिर बोली, कल क्या हुआ था बेटे? तुम अस्पताल से क्यों भाग गए थे? मैं वहशतज़दा हो गया था मामा। आप लोगों ने एक अजीब सा माहौल बना कर रखा है और मैं आज मैं आपसे बिल्कुल साफ लहजे में बात कर रहा हूँ कि मुझे बताइए, आपको तज़ीन से क्या शिकायत है? ताहिरा जहाँ बेगम को एक तरफ बेटे के वापस आ जाने और इस साफ़ सुथरे अंदाज में गुफ्तगू करने की खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी फितरत पर कोई चोट आसानी से बर्दाश्त करने की आदी नहीं थी। हमेशा की बदमिजाज थी वो, तो हालात ने उन्हें उलझा दिया था, वरना इनकी बदमिजाजी में कोई फ़र्क कैसे आ सकता था? कहने लगी, बेटे, मैं क्या कहूँ, तुम अब अल्लाह ने तुम्हें एकदम सेहत दे दी है। हैरान हूँ, फिर वही बात आ जाती है सामने कि आखिर हमें दुल्हन के बारे में कुछ पता तो चले। और बेगम साहिबा इस वक्त आपके पास मौजूद है। ज़रा इनसे पूछिए कि आप कौन हैं? आप कौन होती है ये पूछने वाली कि तज़ीन कौन है? वो मैं इसीलिए आपसे
और मैं इसीलिए आपसे अर्ज़ कर रहा था कि अगर आप लोग मुझे अब बर्दाश्त नहीं करना चाहते तो मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं अपनी दुनिया अलग भी बसा सकता हूँ। हाय हाय, करोड़ों रुपए के मालिक है आपकी बेगम साहिबा, हमें तो यही बताया था, लेकिन वो करोड़ों में करोड़ों है कहाँ, कहीं नज़र तो नहीं आते। आपको क्यों नज़र आए, आपको क्या हक पहुँचता है इस बात का? पापा सुन रहे हैं आप इनकी बातें? बेटे बहुत कुछ सुन रहा हूँ, क्या ख्याल है तुम्हारा अपनी मामा के बारे में? मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ, ताहिरा जहाँ बेगम ने कहा। नहीं पापा, मामा से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे दिमागी अदम तवाज़न की वजह 100% मामा है। ये शादी मामा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है और मामा चाहती है कि मैं पागल हो जाऊँ और तज़ीन को छोड़ दूँ, समझ रहे हैं ना आप? और इसके लिए मामा पता नहीं क्या क्या जतन कर रही है। मैं जतन कर रही हूँ? अरे बेटा, आज तक तो सिर्फ सुना ही था, आज देख भी लिया, बल्कि मैंने ही क्या, नाज़मा और रशीदा ने भी देख लिया। इन बेचारियों की बुरी हालत है, खौफ से मरी जा रही है वो। ठीक है मामा, अगर ऐसी बात है तो फिर हम दोनों को इजाज़त दीजिए। बच्चों किसी तरह बातें मत करो, आराम से यहाँ रहो। और ताहिरा जहाँ बेगम, आपको कोई हक नहीं है कि आप इनकी ज़िंदगी को तल्ख बनाएं। मुझे जो हक है वो मैं जानती हूँ, मेरे हुकूक का रास्ता ना दिखाओ आप लोग मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा, ताहिरा जहाँ बेगम ने कहा और उठकर नाश्ते के कमरे से बाहर निकल गई। मिर्ज़ा इख्तियार बेग पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाते रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम नाश्ता करो दानिश, मैं खुद अब घर के हालात को कंट्रोल करूँगा। हमारा नाश्ता हमारे कमरे में ही भिजवा दीजिए पापा, मामा को बुलाइए और उनसे कहें कि नाश्ता करें। आपने वादा किया है कि घर के हालात आप बेहतर करेंगे, मैं इंतज़ार करूँगा पापा, वरना इसके बाद फ़ैसले मुझे ही करने होंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग चंद लम्हात खामोश बैठे रहे, फिर वो भी अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर निकल गए। दानिश ने तज़ीन की तरफ देखा और उठ गया। आओ तज़ीन, नाश्ता हम अपने कमरे में करेंगे। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मामा तुम्हारे कितनी खिलाफ़ है, लेकिन बेफिक्र रहो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तज़ीन ने जिन निगाहों से दानिश को देखा था, दानिश अगर उन्हें देख लेता तो यकीनन एक बार फिर वो ज़हनी अदम का तवाज़न का शिकार हो जाता। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ। जब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगली किस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।